Hello and welcome, my dear students. This is the chapter Heredity and Evolution for class 10. आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. सो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, यहाँ पे दो वर्ड है. पहला है हेरिडिटी एंड द सेकंड टर्म इज हियर व्हाट, इवोल्यूशन. पहला पार्ट हम जो पढ़ेंगे वो होगा हेरिडिटी का, ठीक है. इसके बाद जो सेकंड पार्ट में स्टडी करेंगे, ये काफ़ी बड़े वीडियो होने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो इसको मिस मत करिएगा, चलते रहिएगा साथ में. हेरिडिटी, हेरिडिटी इज व्हाट, द पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स, द पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू देयर नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स, टू द नेक्स्ट जनरेशन. सिंपली तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है, दिस इज व्हाट हेरिडिटी. सिंपली दिस इज व्हाट हेरिडिटी. नाउ देयर इज अ टर्म जेनेटिक्स. दिस इज व्हाट जेनेटिक्स. बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, हेरिडिटी और जेनेटिक्स सेम है? नो, थोड़ा सा डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? हेरिडिटी इज द फिनोमिना, इट इज द एक्चुअल थिंग दैट व्हाट हैपेंस. ये रियल में वो घटना है जो होती है. जैसे मेरा बच्चा है, उसमें मेरे कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए हैं, ये हेरिडिटी है. मेरे अंदर मेरे पेरेंट्स के कैरेक्टर ट्रांसफर हुए हैं, ये हेरिडिटी है ना. अब ये कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हुआ, कौन कौन सा कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ, इसके पीछे का साइंस क्या है, मतलब कौन कौन से रिलेशंस एस्टेब्लिश होते हैं, जब इसको हम स्टडी करते हैं, दिस स्टडी इज नोन एज जेनेटिक्स. सो जेनेटिक्स इज द साइंस. जेनेटिक्स इट इज व्हाट, इट इज द साइंस, द साइंस बिहाइंड द हेरिडिटी. यानी हेरिडिटी के पीछे का विज्ञान जो साइंस है वो जेनेटिक्स है. एक सिंपल सा डिफरेंस है, इसको नोट कर लीजिए. कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि जेनेटिक्स और हेरिडिटी एक है कि अलग है. इस पर बहुत डिस्कशन करते हैं. भाई डिस्कशन बंद करिए, शॉर्टकट में समझिए. हेरिडिटी एक एक्चुअल फिनोमेना है जो रियल में कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. जैसे दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी, वेयर इज जेनेटिक्स इज द साइंस इन्वॉल्व that how a character will transfer to the next generation. The total study about the transfer of characters is what? Genetics. And the father of genetics is Gregor John Mendel. Gregor John Mendel. तो ग्रीगर जॉन मेंडल को ग्रीगर जॉन मेंडल की अगर बात करें तो ग्रीगर जॉन मेंडल का सफ़र, उनके जीवन का सफ़र बहुत आसान तो नहीं रहा. ग्रीगर जॉन मेंडल ने जब काम करना शुरू किया था तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था स्टार्ट करना. जब ये पैदा हुए थे 1822, है ना. ही वॉज बॉर्न एट 22 ऑफ द जुलाई 1822 एट हेंजेनडॉर्फ इन ऑस्ट्रिया, और विलेज का नाम था सिलेसिया, ठीक है. उस टाइम में क्या वो वर्ल्ड वॉर वाली कंडीशन हुआ करती थी और आपस में वहाँ के कंट्रीज़ अगल बगल की लड़ाई कर रही थी. यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारा ट्रांजिशन का फेस चल रहा था. ग्रीगर जॉन मेंडल एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, एक सिंपल फैमिली में पैदा हुए थे. इनके और भी 2-3 भाई बहन थे. इनके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, दे आर वेल एजुकेटेड एंड दे आर नेचर लवर्स, है ना. इनकी मॉम प्लांट्स को बहुत प्यार करती थी और इनके फादर भी बहुत अच्छे इंसान थे. सो बट नेचुरल है कि फादर और मदर अगर अच्छे होते हैं, घर और परिवार के कल्चर बहुत अच्छा है, संस्कार बहुत अच्छे हैं, तो वो बच्चों में कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र होता ही है. ग्रीगर जॉन मेंडल के साथ ऐसा ही हुआ. यूरोपियन कंट्रीज़ में फाइट हो रही थी, बट उसके बावजूद इनका दिमाग नेचर और उससे रिलेटेड चीज़ों में लगा रहा और ये आगे की ओर बढ़ते रहे. अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये ब्रून शहर गए.
ब्रून यूनिवर्सिटी में फिर इन्होंने पढ़ाई शुरू की और वहाँ पे इन्होंने ग्रेजुएशन किया। पहली बार जब इन्होंने ग्रेजुएशन किया तो स्टैटिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस का एक पार्ट है, स्टैटिकल साइंस से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर इन्होंने नेचुरल साइंस में दोबारा, जिसको कि बायोलॉजी आप कह सकते हो आज की भाषा में, तो उसमें इन्होंने फिर से ग्रेजुएशन किया और फिर वहीं पे एज अ प्रोफेसर पढ़ाने लगे। कुछ साल पढ़ाने के बाद, अब क्योंकि उस समय ट्रांजिशन का फेज चल रहा था, जब ये बड़े हुए उस समय देशों का बंटवारा शुरू हो गया था, आपस में लड़ रहे थे, विश्व युद्ध, गृह युद्ध, सब कुछ चल रहा था, मतलब सिविल वॉर से लेके वर्ल्ड वॉर तक सब कुछ इनके लिए मतलब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टाइम था। 1944 के आसपास की सारी कहानियाँ, और ये बेचारे सुकून से जीने वाले इंसान, तो प्रॉब्लम्स थी। पर राम तभी बनते हैं जब वन में जाते हैं। तो मेंडल तब बने जब इन्होंने इन सारी प्रॉब्लम्स को एक तरफ रखा और अपने अच्छे सॉल को जिंदा रखा और वर्क करते रहे कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए। इसी बीच में फिर ट्रांजिशंस आए, प्रोफेसर की जॉब इन्हें छोड़नी पड़ी, मतलब यूनिवर्सिटी की टीचिंग जॉब छोड़नी पड़ी और फिर एक ऑगस्टिन मोनेस्ट्री में गए, वहाँ पे एज अ मॉन्क इन्होंने अपनी बाकी जीवन को बिताया और धीरे धीरे वहीं पे इन्होंने अपने सेटअप्स किए, क्योंकि इनके पास कोई अलग से लैब नहीं था। तो इन्होंने जो सबसे बेस्ट तरीका ढूंढा अपने नॉलेज को यूज़ करने का, वो ये था कि अब जो उस मोनेस्ट्री के पीछे का जो पार्ट था, गार्डन था, वहाँ पे इन्होंने प्लांट सेलेक्ट किया कि मुझे किस प्लांट पे वर्क करना है। तो अगल बगल एरिया में इन्होंने चेक किया कि यहाँ सबसे अच्छा अवेलेबल सीड किस प्लांट का है। इन्होंने देखा कि जो गार्डन पी है, दैट इज पाइसम सेटाइवम, is one of the most available plant in this particular area. So he chosen the Pisum sativum, and after that he started his experiments continuously for 10 to 11 years and tested up to more than 5,000 plants. You can see here between 1856 to 1863 Mendel cultivated and tested some 5,000 pea plants, and then he tried to write down the results. तो अगले 2-3 साल तक उनको results लिखने में लगे, and he used the best knowledge of statistical science as well as the natural science. He uses very first time ever in the history of the biology, he uses the statistical analytical method in biological experiments. So he started a new type of research article typing and writing. The results of his experiments were published in a science journal, that is Nature for the Sandervarian, in 1866. ये ब्रून सोसाइटी की ही बात हो रही है, और उस टाइम इनके एक्सपेरिमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके कई कारण थे, उसके लिए आपको हायर क्लास के वीडियोस देखने चाहिए जो मैंने अपने दूसरे चैनल डॉक्टर आरकेएस बायोलॉजी पे डाल रखे हैं, सो आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे उनकी रिसर्च पेपर्स आए। अनफॉर्चुनेटली इसे बहुत ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिला। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को 2 पार्ट में रखा है ना, मतलब टोटल जो एक्सपेरिमेंट किया है इसको 2 पार्ट में पब्लिश किया रिसर्च आर्टिकल्स में, अभी मैं उसके नाम लिख दूंगा। फिर 1884 में इस चमकते सितारे की इस महान आत्मा की डेथ हो गई। ही डाइड इन 1884, कोई रिकग्निशन नहीं। फिर ईयर 1900 मीन्स 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, डी कॉरिन्स, ह्यूगो डे व्रिज एंड वन टेस्डमैक। तो उन लोगों ने इनके रिजल्ट्स पे अलग अलग काम किया था। दे वर्क इंडिपेंडेंटली एंड दे डोंट नो अबाउट द ग्रीगर जॉन मेंडल। व्हेन दे रिप्रेजेंट देयर वर्क एट द सेम सोसाइटी, द ब्रून सोसाइटी, जहाँ पे कि ये पेपर ये पब्लिश इस जर्नल में पब्लिश होता, जर्मन लैंग्वेज में था नॉर्मली। तो जब वो ब्रून सोसाइटी में पहुँचे, उन्होंने अपने पेपर को रीड किया, उनको अप्रूवल मिला। उन लोगों ने ग्रीगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ा, वहाँ पे उस गैलरी में मेंडल के पेपर पड़े हुए थे। उन्होंने रीड किया, तीनों लोग आश्चर्यचकित कि वो रिजल्ट मेंडल ने ऑलरेडी प्रोवाइड
कर रखा है। तो तीनों बहुत ईमानदार साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि भाई हमसे पहले सर ग्रीगर जॉन मेंडल ने बहुत काम किया है और एग्जैक्ट रिजल्ट वही है जो हमारा है, तो इनके सम्मान में हम चाहते हैं कि पहला नाम इनका है। और वहाँ से फिर ग्रीगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स हो गए। मरने के 16-17 साल के बाद, है ना, यानी आप कह सकते हो कि इनके रिसर्च के लगभग 30 साल के बाद रिकग्नाइज हुआ। तो अच्छा काम करते रहिए, रिकग्निशन मिलता रहेगा, आपको सिर्फ अच्छा काम करना है। ग्रीगर जॉन मेंडल की कहानी कुछ ऐसी ही है, हमें बहुत हिम्मत देती है कि हमें भी अच्छे काम करते रहने चाहिए। ओके, जब हम ग्रीगर जॉन मेंडल की बात करते हैं तो इनके जैसा डेडिकेटेड रिसर्च वर्कर बहुत कम लोग, मतलब बहुत कम साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो डेडिकेटेड हों, जिन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा ना मिली हो, लेकिन फिर भी वो 100% कंसंट्रेशन और डेडिकेशन के साथ, बिना ये सोचे कि उनको कोई वाह वाह कहेगा या उनकी तारीफ करेगा, नहीं, ना मोह ना माया, मतलब रियल में जिसे रिसर्च कहा जा सकता है, सिर्फ मानवता की भलाई के लिए, कुछ अच्छा जानने के लिए, साइंस की डिस्कवरीज के लिए, बिना कुछ सोचे समझे काम करने वालों में से सबसे अच्छे, सबसे शांत स्वभाव के इंसान में से एक ग्रीगर जॉन मेंडल। तो मैंने बताया कि उनकी जो पब्लिकेशंस थी, नेचर फॉर सेंदरवेरियन में 1866 में इनकी रिसर्च पब्लिकेशन, जो कि इन्होंने पाइसम सेटाइवम पे वर्क किया था, उस पर हुआ था। एंड ही टेस्टेड नियर अबाउट 5000 pea plants, and then he summarized all the result in 2 parts. He summarized his result in 2 parts and present the all results in 2 parts at ब्रून सोसाइटी, दैट इज जो उस समय की सोसाइटी थी, है ना, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। एंड द टाइटल ऑफ द पेपर वाज द वर्सुसे एबर प्रेफेंसन हाइब्रिड। जर्मन लैंग्वेज थी, इसका इंग्लिश में मतलब होता है एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, है ना। फिर से एक बार नाम सुन लीजिए, वर्सुसे एबर प्रेफेंसन हाइब्रिड। The first part of the paper was read at 8th of the February 1865, whereas the second one was read at 8 March 1865. And in the very next proceeding, in the very next year, 1866, the experiments, the results was published. So this is all about the Greek John Mendel। 1884 में इनकी डेथ हो जाती है। तब तक इनके वर्क को कोई स्पेशल रिकॉग्निशन बिल्कुल भी नहीं मिलता है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। हाँ, ईयर 1900 में फिर से 3 साइंटिस्ट आते हैं और उनकी वजह से रिकॉग्निशन मिलता है। तो इनके एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स के बाद, मतलब 1866 में पब्लिश हुआ और ईयर 1900 यानी लगभग 34 ईयर्स के बाद इनके वर्क को ओके किया गया और कहा गया कि हाँ, जो मेंडल का वर्क है वो भी बहुत अच्छा था। और ये क्लासिकल जेनेटिक्स के नाम से फिर जाना जाने लगा, मेंडेलियन जेनेटिक्स के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट पार्ट में, इस पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस पार्ट, यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।